हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो कक्षा 10वीं के लिए वन लाइनर स्टडी मटेरियल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिलीज कर दिया है सत्र 2025-26 के लिए। ये जो स्टडी मटेरियल है ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब पॉइंट वाइज पूरे चैप्टर को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पूरे चैप्टर का जो समरी निकल के आती है वो इनमें आपको मिल जाएगी। ये जो होता है ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए नहीं आता है, ये हिंदी मीडियम में आता है। इसकी जो पीडीएफ है ये एडू स्टेट ऐप पर 10th का जो कोर्स है उसके अंदर हमने डाल दी है, ताकि ऐसे बच्चे जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसे चाहते हैं तो 10th के कोर्स में आप लोग कंटेंट के सेक्शन में चले जाइएगा, डायरेक्ट भी इसे आप ओपन कर सकते हो। मोस्टली कंटेंट हमारा 10th कोर्स में पेड है, बट ये चीज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो रिवीजन हम लोग करेंगे इससे। यहाँ पे जो आती है पूरी हिंदी मीडियम में आती है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना हिंदी मीडियम में आती है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसको पूरा इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट करके लेकर आ चुके हैं। साथ में आपको सब कुछ मतलब पॉइंट वाइज समझा देंगे, सारी चीजें हम लोग आपको टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज जो भी हो सकता है डायग्राम वाइज हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे जो भी आ रखा है हिंदी मीडियम में। ओके, चलिए तो अपने ऋषि सर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ऋषि सर जी तो करते हैं स्टार्ट फिर। बिल्कुल। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों आपका, डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आएंगे और चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग सारी चीज कवर कर लेंगे। ओके सर, सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा इससे जल्दी बिल्कुल रिवीजन नहीं हो सकता, इससे जल्दी कोई भी चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा। पूरा फोकस करना है। चलिए पार्ट 1 क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है बेटा रिफ्लेक्शन? जब भी कोई इंसिडेंट रे किसी भी प्लेन सरफेस से स्मूथ सरफेस से टकराकर सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल डेफिनेशन देखेंगे, द फिनोमेना ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस लाइक अ मिरर इट डजंट पास थ्रू बट रिटर्न्स। जैसे ही मिरर पे कोई लाइट टकराती है वो उसके आर पार नहीं होती। क्या होता है, मिरर पे लाइट जब टकराती है या किसी चीज पे लाइट टकराती है, अगर वो आर पार नहीं हो सकती तो वो बाउंस बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, है ना, उसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक बार डायग्राम ध्यान से समझेंगे। ये हो गया आपकी एक सरफेस हो गई, ये लाइट आ रही है, जो लाइट आती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे, सिंपल। और ये जो बीच में सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो बना हुआ है, परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है उसे हम कहते हैं बेटा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल आएगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगला देखेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है सर? दो लॉज हैं। फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर इक्वल, है ना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दोनों जो एंगल दिख रहे हैं आपको ये बराबर होंगे। मैथमेटिकली लिख सकते हैं हम I बराबर आर, एंगल I बराबर एंगल आर, है ना। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन पर रहेगी। ठीक है, एक प्लेन पे रहेगी मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड ये जैसे एक प्लेन हो गया। अब लाइट सामने से आई, इस बोर्ड से टकराई, सामने ही चली गई, और नॉर्मल भी बेटा इसके परपेंडिकुलर ऐसे आपके तरफ नॉर्मल भी ऐसे निकलेगा, है ना। तो वो हो गया अपना सेकेंड लॉ। तो फटाफट रिवीजन करेंगे, क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन। चलिए चलिए अब देखेंगे अपन अंडरस्टैंडिंग स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं, तो मान लीजिए कि एक स्पीयर है, एक स्पीयर है, इसको दोनों तरफ से काट दिया हमने और पीछे से पॉलिश कर दिया, है ना। एक स्पीयर का ही पार्ट है, ये कटा हुआ पार्ट है, ये हो गया स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कंफ्यूज मत होना कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स। देखिए ये कॉनकेव है, इसमें लिखा हुआ है केव। केव का मतलब क्या होता है बेटा, केव का मतलब होता है गुफा। ऐसा नहीं लग रहा लाइट किसी गुफा में घुस रही है, ये देखो, है ना। तो आप हमेशा इस चीज से याद रखेंगे कि ऐसे गुफा जैसे में, जैसे गुफा में घुस रही है लाइट, है ना, उसे क्या कहते हैं हम, कॉनकेव मिरर। और उसका ठीक अपोजिट
जिसमें बाहर के साइड आपका कर्व निकला हुआ रहता है, उसे कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर समझ में आ गए। इसकी टर्मिनोलॉजी भी समझेंगे अगले आगे कि किसे क्या कहते हैं यहां पर, है ना। की टर्म्स क्या क्या चीजें हैं आपके मिरर में। तो बेटा ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ठीक है, ये जो कटा हुआ पार्ट है, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, मतलब एग्जैक्ट जो सेंटर है, उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पोल, पी पोल, ठीक है। और ये जो पूरा कर्व है, ये कर्व है, ये जो पूरा स्पीयर है, इस पूरे स्पीयर का जो सेंटर है वो कहलाता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लेंथ है वो कहलाती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तीन नाम देखे हमने, क्या क्या देखा, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पूरी इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल में तो होती नहीं वहां पे कोई लाइन, अपन इमेजिन करते हैं। ये जो पूरी एक्सिस है, पूरी लाइन है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चारों बातें समझ में आ गई? आ गई। चलिए आगे देखेंगे हम द फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है सर और फोकल लेंथ क्या होती है? तो बेटा जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आएगी, मतलब कोई इंसिडेंट रे आएगी, कोई लाइट रे आएगी, तो वो मिरर से टकराकर एक पर्टिकुलर पॉइंट से होके गुजरेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये देखिए क्या हो रहा है कि लाइट आ रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर ये जो लाइट है, ये आप देखिए कि प्रिंसिपल फोकस से सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल है। तो हमें एक बात पता चली कि जब भी पैरेलल कोई भी लाइट आएगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, वो पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे जाएगी उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फोकस। ठीक है, और फोकस और जो पोल है, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं हम फोकल लेंथ, जिसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। ठीक है, जिसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। ये हो गया आपका फोकस, हो गया फोकल लेंथ हो गई। रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में? तो रिलेशन इतना सा है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस है और फोकस, फोकस इन दोनों का ये जो डिस्टेंस है ये इसकी आधी रहेगी। मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं हम? R इज इक्वल्स टू 2F। ठीक है, ये आपने डिराइव भी किया होगा। R इज इक्वल्स टू 2F, मतलब जो टोटल रेडियस होगी वो दुगनी होगी फोकल लेंथ के। ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो दुगना होगा काय के? अपना फोकल लेंथ के। चलिए आगे चलते हैं। ये रिलेशनशिप हो गया, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज ट्वाइस। ठीक है, एक एग्जांपल है, इफ अ स्फेरिकल मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर r, r अगर आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो r इज इक्वल्स टू 2f, तो 20 इज इक्वल्स टू 2f, तो f इज इक्वल्स टू 20/2, जो आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, एक बार फिर से फोकस, प्रिंसिपल फोकस समझ में आया, ठीक है, फोकल लेंथ समझ में आई, ठीक है, रिलेशनशिप समझ में आ गया। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है तो देख लेते हैं कैसी कैसी बनाता है। इमेज की साइज कैसा रहेगा? तो साइज बेटा छोटा भी रह सकता है, बराबर भी रह सकता है और बड़ा भी रह सकता है, मतलब मैग्नीफाइंग इमेज भी बना सकता है वो। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा रहेगा? तो दोनों नेचर की इमेज बनेगी, मतलब इन्वर्टेड भी बन सकती है और अपनी इरेक्ट भी, वर्चुअल भी बन सकती है, इरेक्ट भी बन सकती है। ठीक है, काय पे डिपेंड करता है? वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर फोकस के पहले पहले इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से फोकस तक अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, है ना, छोटी बनेगी और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, क्या समझ में आया कि इंफिनिटी से फोकस तक यहां पे, और फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं तो इस केस में फिर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और बड़ी बनती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया। इमेज की साइज देख ली हमने, साइज से हमको पता चला कि छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है। ठीक है, साइज हो गया। नेचर, नेचर तो आपकी रियल भी बनेगी और वर्चुअल भी बनेगी, दोनों इमेज बन सकती है। की केस क्या है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाएगी, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है
तो आपकी इमेज सेम टू सेम सेम साइज की वही उसी पोजीशन पे उल्टी बन जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर से भैया इमेज की जो साइज है वो हमेशा छोटी रहेगी ऑब्जेक्ट से, और इमेज का नेचर जो होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब आपकी रियल इमेज नहीं बनेगी, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी, और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। एक एग्जांपल दे रखा है, अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से लाइट रे पैरेलली आई, टकरा के चली गई, तो हमने इमेजिन किया कि ये यहाँ पे कहीं मीट हो रही है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों लाइन का मीटअप यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इमेज यहाँ पे बनी, कैसी बनी है? इरेक्ट बनी है, मतलब सीधी बनी है और छोटी बनी है। ठीक है, प्राइमरी यूज केस कहाँ पे इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है? तो आपके गाड़ी के साइड मिरर में, है ना, जिससे आपको वाइडर एरिया कवर हो। यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर्स इन अ व्हीकल बिकॉज दे प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड। ठीक है, आगे देखेंगे हम द मैथमेटिक्स ऑफ मिरर। तो फटाफट से आप याद कर लो मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसमें f जो है क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? ये है इमेज की डिस्टेंस पोल से, और u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंस हम कहां से कैलकुलेट करते हैं? पोल से। ठीक है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? सबको पता है भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है तो उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। अब वो कितनी बड़ी बन रही है ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, जिसे हम h डैश से भी बताते हैं, अपॉन h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? जब लाइट रे जो है वो अपना मीडियम चेंज कर लेती है, जैसे हवा से आ रही है और ग्लास में चली गई, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, इसमें दो मीडियम होते हैं, है ना, जैसे हवा से आ रही है और ग्लास में जा रही है। तो एयर जो हो गया आपका वो हो गया रेयर मीडियम, और डेंसर जो हो गया आपका ग्लास जो हो गया वो आपका डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेंगे। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट रे जा रही है उसे हम कह रहे हैं रिफ्रैक्शन। बढ़िया है, ये आपको एग्जांपल दे रखा है। तो रेयर मीडियम से जब भी डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, ये आपके नॉर्मल के साइड थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। क्या होगी? नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगी, चिपक जाएगी नॉर्मल से। ठीक है, और जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तब क्या होगा? आपके नॉर्मल से वो दूर हो जाएगी, है ना, आपके नॉर्मल से वो दूर। मतलब ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये जो एंगल दिख रहा है और ये जो एंगल दिख रहा है, इसमें देखो आप डिफरेंस है ना। ठीक है, चलिए, ये हो गया रिफ्रैक्शन। डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम हो गया, डेफिनेशन हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, क्वांटिफाइंग रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट, है ना, सबसे ज्यादा वैक्यूम में, क्योंकि कोई भी अवरोध नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, अपनी मैक्सिमम स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है, वो होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब किसी मीडियम में, तो किसी भी मीडियम में क्या होगा? द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मतलब जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा लाइट की स्पीड कम होती जाएगी। अगर लाइट वाटर में ट्रेवल कर रही है, ग्लास में ट्रेवल कर रही है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? सेकेंड चीज कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, एक मीडियम के लिए हो जाएगा n इज इक्वल्स टू
साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है। थर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है। एग्जांपल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। दिस मींस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन डायमंड इज 4.2। ये वो रेशियो निकला हुआ है कि आपकी स्पीड जो है लाइट की, वो मीडियम फर्स्ट पे आपने रख दी और मीडियम सेकंड पे रख के, मतलब सेकंड वाली मीडियम से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका निकल के आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। स्पेरिकल लेंसेस, अभी हमने पढ़ा स्पेरिकल मिरर, अब हम पढ़ेंगे स्पेरिकल लेंसेस। ऑप्टिकल सेंटर, द डेफिनेशन, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट एनी डेविएशन। लेंस के बीच का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अगला हम देखेंगे पावर ऑफ अ लेंस, पी। डेफिनेशन क्या कह रही है? द डिग्री ऑफ कन्वर्ज एंड कन्वर्ज और divergence of a light rays achieved by a lens, it is the reciprocal of the focal length। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, मतलब P is equals to 1 upon F। P is equals to 1 upon F, ये लिखा। एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायोप्टर। इसकी यूनिट, पावर की यूनिट क्या होगी लेंस में? वो होगी डायोप्टर। काय में कैलकुलेट करेंगे हम? डायोप्टर, जिसे काय से डिनोट करते हैं हम? डी से, कैपिटल डी, है ना। एग्जाम्पल दे रखा है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर। अच्छा, आपको क्या दे रखा है इसमें? 2 मीटर दे रखी है आपकी फोकल लेंथ, एफ दे रखा है, एफ की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है। और कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉन्वेव विद अ फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर। ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 2। माइनस माइनस क्यों लगा हुआ है? फोकल, जो क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होती है बेटा। उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। बहुत झटके से समझ लेते हैं अपन। ये जो ग्राफ होता है आपका, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। तो लेंस को हमेशा पोल पे हम इस ग्राफ को रख देते हैं, और जो आपकी प्लस एक्सिस है वो प्लस एक्सिस, जो माइनस एक्सिस है वो माइनस, है ना। जैसे मान लीजिए ये प्लस एक्सिस, ये यहाँ पर अगर कोई लेंस रखा है हमने, ठीक है, ये एक लेंस रखा है हमने, ठीक है। तो ये वाली साइड जो है उसकी वो हो गई प्लस एक्सिस, वो वाली साइड हो गई उसकी माइनस एक्सिस। ऊपर अगर है तो वो हाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट की, तो वो प्लस में आ जाएगी, और नीचे अगर कुछ इमेज बनी है तो वो माइनस में आ जाएगी। ये साइन कन्वेंशन हो गया आपका। ठीक है। लेंस का फॉर्मूला देख लेंगे। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये क्या था आपका? मिरर्स फॉर्मूला। और अब हम देख रहे हैं लेंस फॉर्मूला, जो कि है 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो बेटा इन दोनों चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहां पर माइनस लगता है, वहां पर प्लस लगता है ना। तीनों चीज समझ लेते हैं। एफ क्या है इसमें? एफ है आपका फोकल लेंथ, ठीक है, पता है। वी क्या है? इमेज की डिस्टेंस, कहां से? पोल से। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तीनों चीज क्लियर हो गई। की पॉइंट क्या दे रखा है? नोट द माइनस साइन इन द लेंस फॉर्मूला विच डिफर्स फ्रॉम, हाँ वही चीज दे रखी है कि भैया लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है और मिरर्स फॉर्मूला में प्लस रहता है। ठीक है। चैप्टर की समरी, की फैक्टर फॉर रिवीजन, क्या क्या चीजें हैं इसमें? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या क्या डिफरेंसेस है देख लेते हैं। फाउंड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जब एक्चुअल में लाइट रेज मिलेंगी तो क्या इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। और फाउंड व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, जब हमको मिलती हुई दिखेंगी, एक्चुअल में नहीं मिलेंगी, तब कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है। ये हमेशा उल्टी रहेगी और ये हमेशा सीधी रहेगी। रियल इमेज जो रहती है वो इन्वर्टेड बनती है, और वर्चुअल इमेज जो है वो सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, अपराइट बनती है। ठीक है। कैन बी प्रोजेक्टेड इनटू अ स्क्रीन, रियल इमेज को आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हो और वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। जो प्लेन मिरर रहती है उसका जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ अ कॉन्केव मिरर द इमेज आल्सो फॉर्म्ड एट सी। अगर कॉन्केव मिरर पर हम सी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। थर्ड, अ मिरर दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन अपराइट इमेज इज आइदर अ प्लेन। अगर कोई मिरर है वो सिर्फ सीधी इमेज बना रहा है, जैसे सीधे हम खड़े हैं ऐसे सीधी इमेज बना रहा है, तो वो या तो प्लेन मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर नहीं हो सकता। आगे बढ़ जाएंगे तो आ गए हैं चैप्टर नंबर 10 लेकर। क्या है चैप्टर नंबर 10 का नाम? द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। हाउ वी कैन सी द जर्नी ऑफ लाइट, है ना, हम कैसे देखते हैं और लाइट की जर्नी क्या होती है, मतलब सोर्स से निकलने के बाद कहां से मिलता है हमें लाइट? सन से। तो लाइट की क्या कैसी जर्नी रहती है और कैसे हम देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने स्ट्रक्चर अपनी आईज का, ठीक है। इसके कुछ नाम पॉइंट्स याद कर लीजिए। जैसे ये है कॉर्निया, ये जो सेगमेंट है इसे कहते हैं कॉर्निया। एक थिन लेयर होती है जो लाइट के लिए अपनी आंखों की पहली खिड़की जैसा काम करती है ना, इसको बोलते हैं अपन कॉर्निया, ठीक है। और ये जो पीछे पर्दा है इसको बोलते हैं बेटा अपन रेटिना, जिसपे इमेज बनती है ना उसे बोलते हैं अपन रेटिना। चलिए पढ़ लेते हैं कॉर्निया क्या लिखा है। लाइट एंटर्स द ह्यूमन आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया, है ना। लाइट एंटर्स इन द आई मतलब आंखों में, ह्यूमन आई में जब लाइट एक थिन मेम्ब्रेन के थ्रू घुसती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, दैट एक्ट्स एज द प्राइमरी विंडो फॉर द लाइट टू एंटर इन द आई। आंखों में घुसने के लिए पहली विंडो का काम करती है क्या? कॉर्निया। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे? रेटिना। क्या होता है सर रेटिना? रेटिना जो होता है बेटा, इन द ह्यूमन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। जो पर्दा होता है आपकी आंख का उसे हम कहते हैं रेटिना। इमेज बनती है जिसपे, है ना, उसपे जिसपे इमेज बनती है उसे हम कहते हैं रेटिना। द आई लेंसेज फोकस द अपकमिंग लाइट टू क्रिएट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये देखिए हाईलाइटेड भी है कि रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, तो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है ना। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन दिस लाइट सेंसिटिव स्क्रीन एट द बैक ऑफ द आई। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है आंखों के पीछे साइड, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अपन द मैकेनिक्स ऑफ परफेक्ट विजन। क्या लिखा है? रेंज ऑफ क्लियर विजन, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो बेटा नियर पॉइंट क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है अपन समझ लेते हैं। अगर अपनी आंखें ठीक हैं, है ना, किसी भी ठीक आंखों के लिए जो 25 सेंटीमीटर होता है वो होता है नियर पॉइंट, और फार पॉइंट जो होता है वो होता है इनफाइनाइट, है ना। हम दूर का कितना देख सकते हैं? तो दूर तो कितनी भी दूर देख सकते हैं हम लोग, है ना। और पास में कितना? तो 25 सेंटीमीटर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। अगर उससे और नजदीक ले आए हम तो फोकस नहीं बन पाता, अपन क्लियर नहीं देखते, धुंधला धुंधला दिखने लगता है ना। पढ़ लेते हैं। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एंड द फार पॉइंट इज इंफिनिटी, ठीक है। दिस इज द रेंज विद इन विच अ हेल्दी आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, ठीक है, फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द फोकस टू द फर्दरेस्ट विजिबल डिस्टेंस। क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ फोकस क्या है? तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर। चलिए द आईज ऑटो फोकस, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या चीज है? तो जो आईज के पास पावर है ना अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करने की, उसी को कहते हैं बेटा पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ में आया क्या चीज है?
जो आंखों की फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर लेने की जो एबिलिटी है उसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। दिस रिमार्केबल कैपेबिलिटी अलाउज द आईज टू ऑटोमेटिकली चेंज फोकस, अपने आप फोकस चेंज कर लेती है आईज। ये जो कैपेबिलिटी है इससे आईज अपने आप फोकस को चेंज कर लेती है। इंश्योरिंग काय के लिए चेंज करती है? अ शार्प इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। हमेशा जो इमेज है शार्प इमेज मतलब क्लियर इमेज कहां पे बने? रेटिना पर ही बने। वेदर द ऑब्जेक्ट इज नियर और फार, भले ऑब्जेक्ट पास में हो या दूर हो। चलिए इसके बाद क्या है ये देखेंगे हम। फार विजन सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड और नियर विजन सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड। जब हम दूर देखते हैं कहीं भी, जैसे बाय चांस मान लीजिए टेरेस पे खड़े होके हम कहीं किसी बिल्डिंग पे ऊपर खड़े होके छत पे खड़े होके और बहुत दूर देख रहे हैं, तब क्या केस बनेगा? तब ये जो सेलेरी मसल्स हैं, आसपास की जो मसल्स हैं, ये रिलैक्स रहेंगी, है ना। और जब क्या बोलते हैं हम करीब में कोई किताब पढ़ रहे हैं या फोन देख रहे हैं, बहुत करीब से किसी चीज को देख रहे हैं, तब ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्टेड मतलब थोड़ी सिकुड़ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन विजन फ्लैटर्स कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, भाई जब नहीं दिख पाता है तो क्या क्या कारणों की वजह से, जो कॉमन कारण है वो क्या क्या कारण है वो हम समझेंगे, है ना। लॉस ऑफ एकोमोडेशन, भाई ये हो सकता है कि आंखों की जो एबिलिटी है उसमें कमी हो जाए, है ना। समटाइम द आईज पावर ऑफ एकोमोडेशन डिमिनिशेस लीडिंग टू ब्लड विजन। कभी कभी क्या होता है कि आंखों की जो पावर है, वो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, वो खत्म हो जाती है तो आपको ब्लर इमेज दिखती है ना। व्हेन द आई लेंस लूजेस इट्स एबिलिटी टू फोकस लाइट करेक्टली ऑन द रेटिना, अगर लाइट या इमेज एग्जैक्टली रेटिना पर नहीं बनी है तब ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन अ रिफ्रैक्टिव एरर। इससे क्या होता है? रिफ्रैक्टिव एरर आता है या फिर आपको प्रॉपर नहीं दिख पाता है। चलिए 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन, 3 बहुत कॉमन डिफेक्ट्स हैं देखने में, और ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। या फिर इन पे छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप भी, या फिर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो तीनों पढ़ेंगे हम, मायोपिया, नियर साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। 3 है, तीनों अपन क्लियरली समझ लेते हैं। अच्छा, नियर साइटनेस से आप क्या समझते हैं? पास का नहीं दिखता होगा, ऐसा नहीं है। नियर साइटनेस का मतलब ये होता है कि पास का तो हमको दिख रहा है, हमें दूर का देखने में। अच्छा, नियर का मतलब क्या होता है? नियर का मतलब तो पास होता है, ठीक है ना। और साइडनेस का मतलब होता है कि दिख रहा है, दैट मीन्स कि इसमें आपको पास का दिखता है और दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है ना। मायोपिया में क्या होता है? आपको पास का तो दिखता है और दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है? फार साइटनेस। फार मतलब क्या होता है? दूर, ठीक है। फार मतलब तो हो गया दूर, दूर साइडनेस। तो इसमें आपको दूर का तो दिख रहा है लेकिन पास में आप अखबार न्यूज पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर पास में अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं तो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसमें हाइपरमेट्रोपिया में वो होता है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है बेटा? ये एज के साथ साथ प्रॉब्लम आती है, जब क्या बोलते हैं बच्चे, ये अपने बुजुर्ग लोग जो होते हैं, इनको वो ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि उनकी आंखें की मतलब एकोमोडेशन की पावर भी कम हो जाती है उनकी, और रेटिना पे प्रॉपर इमेज नहीं बन पाती, ब्लरी इमेज बनती है और वो नहीं देख पाते हैं। तो प्रेस बायोपिया में ये होता है। चलो इनको और प्रॉपर देख लेंगे हम। डिफेक्ट नंबर 1 क्या है? मायोपिया। मायोपिया मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस बोलते हैं, मतलब पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, नियर साइटनेस में पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, है ना। मायोपिया क्या होता है इसमें? अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। दूर की चीजें नहीं देख पाता है इंसान और पास की चीजें प्रॉपरली देख पाता है इसमें, है ना। द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ऑन इट। क्या हो रहा है इसमें कि जो इमेज है वो रेटिना पर बनने की जगह उसके आगे बन रही है ना। जो इमेज है
वो रेटिना पर बनने की बजाय उसके आगे बन जा रही है, रेटिना के ऊपर नहीं बन रही है ना। करेक्शन कैसे करते हैं, तो हम इसका करेक्शन करते हैं कॉनकेव लेंस से। कैसे करते हैं हम, करेक्टली यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। भाई जिस भी पावर का जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी पावर यूज हो रही है उस पावर का अपन कॉनकेव लेंस यूज। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मायोपिया को ठीक करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कॉनकेव लेंस के लिए, एक मायोपिक आई के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो करेक्शन आप देख सकते हैं कि करेक्शन कैसे हो जाता है कि जब हमने ये लेंस यहाँ पर लगा दिया तो इसकी हेल्प से अब जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्टली कहाँ बनेगी, इस पर्दे पे, रेटिना पे। कहाँ बनेगी, इस रेटिना पे, है ना। और रेटिना पे जब इमेज बनेगी तो हमको क्लियरली दिखेगी वो। ठीक है, हो गया, मायोपिया हो गया। अगला अगला है हाइपरमेट्रोपिया, है ना, फार साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। क्या हो रहा है, दूर के ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से देख पा रहा है इंसान, बट फाइंड्स डिफिकल्ट टू सी ए नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पा रहा है। ठीक है, द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज फार्दर देन द नॉर्मल 25 सेंटीमीटर, causing the image of a nearby object to be formed behind the retina। इसमें ये होता है कि जो इमेज है वो आपके रेटिना के भी पीछे कहीं बन रही होती है ना, रेटिना के भी पीछे कहीं बन रही होती है, तो आपको क्लियर विजन नहीं आता। अ पर्सन विथ क्या बोलते हैं, द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज फार्दर देन द नॉर्मल 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 जो नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर का, एक हाइपरमेट्रोपिया के केस में वो पॉइंट भी दूर हो जाता है थोड़ा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इमेज आपकी रेटिना के पीछे बनती है। करेक्शन कैसे होता है, तो इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। दस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। जिस भी पावर की आवश्यकता है उस पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, काय के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्या है हमारा, प्रेसबायोपिया, एन एज रिलेटेड डिफेक्ट। ये जो है बेटा एक एज रिलेटेड डिफेक्ट है, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ऐसे ये बोलते हैं इसको जारा दृष्टिता, दृष्टिता, है ना, इज द थर्ड कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द विजन। तो ये थर्ड कॉमन डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है, दिस कंडीशन टिपिकली अफेक्ट्स पीपल विथ एज। ये उम्र के साथ साथ प्रॉब्लम देती है। एज द सिलेरी मसल्स वीकन, जो सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाती है, एंड द आईज नेचुरल फोकसिंग एबिलिटी डिक्लाइंस। जो नेचुरली पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो भी कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, ड्यू टू द डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस, है ना। ये क्या, काई की वजह से, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस। आप मतलब जो लेंस की है, आई लेंस की है, उसकी पावर बहुत कम हो जाती है इस वजह से, उम्र के साथ साथ, है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड, क्या बोलते हैं इसको अपन, प्रेसबायोपिया। चलिए, अ न्यू टूल अंडरस्टैंडिंग द प्रिज्म। प्रिज्म समझ लेते हैं भैया। तो प्रिज्म क्या होता है, अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट विथ फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट। एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सके, ऑप्टिकल एलिमेंट विथ फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस। ये जो सरफेस आपको दिख रही है फ्लैट, तो फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट कर देती है ना। रिफ्लेक्ट तो नहीं करती क्योंकि ग्लास है, तो लाइट एंटर कर जाएगी ग्लास में, है ना। तो रिफ्रैक्ट करती है, टिपिकली मेड ऑफ ग्लास, जो कि ग्लास से बनता है ना। की टर्मिनोलॉजी क्या है, ए एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ द प्रिज्म कैसा है, द एंगल बिटवीन द टू लेटरल रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ अ प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, ए रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रही है क्या, हाँ दिख रही है। एक तो ये हो गई, एक और कहाँ है, एक और कहाँ है, एक ये जो बेस नहीं होगा इसका, समझ गए आप, ये जो इसका बेस होगा भाई, ये जिस पे रखा, ये जो रखा हुआ है वो एक ये वाली समझो, है ना। वो एक बेस हो गया, और एक ये जो ऊपर फ्रंट में दिख रही है ये हो गई। तो ये जो दो आपके रेक्टेंगुलर बेस हो गए और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस हो गई, इससे मिला के ग्लास का एक डिजाइन बनता है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है,
एंगल ऑफ द प्रिज्म, तो दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। दोनों रेक्टेंगुलर सरफेसेस के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पाथ ऑफ लाइट डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। अच्छा, पाथ ऑफ लाइट डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, इसको ध्यान से समझो कि लाइट का पाथ देखना आप। ये लाइट है, ये लाइट आ रही है, ये जो डॉट डॉट लगे हुए हैं, लाइट ऐसे जाना चाहती थी, लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही प्रिज्म में गई तो प्रिज्म में जाने से क्या हुआ, क्या ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई? हाँ, क्या हुआ, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई। अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पे क्या होता है, जो लाइट होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाने पे जो लाइट होती है आपकी, वो नॉर्मल से चिपक जाती है, मतलब नॉर्मल के करीब चली जाती है, ठीक है। और नॉर्मल कहां होगी, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एक बार गई, दोबारा एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, दोबारा रिफ्रैक्शन होगा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर, ठीक है। इस बार क्या होगा, इस बार ये होगा कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाने पे लाइट जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, क्या होगी, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड डेविएशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म द इमर्जेंट रे, अच्छा बेटा ये जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, और ये जो लास्ट में निकल के जा रही है इसे कहते हैं इमर्जेंट रे। तो आप नाम याद रखिएगा, है ना, जो आ रही है वो इंसिडेंट रे और जो जा रही है वो इमर्जेंट रे, ठीक है। When a ray of light passes through a prism, the emergent ray is deviated from the incident ray's original path. ये वाला जो पाथ है, ये जो पाथ बना हुआ है, जो जाना चाहती थी उससे कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई है। देखो यहां जाना चाहती थी, पहुंच कहां गई, यहां पे, है ना। तो ये जो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है इसको बोलते बेटा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। दिस बेंडिंग ऑकर्ड बिकॉज ऑफ लाइट is refracted twice, once upon entering the prism and again upon exiting it। दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार प्रिज्म में घुसने के लिए और सेकेंड टाइम प्रिज्म में से निकलने के लिए, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है, जो ओरिजिनल पाथ है और जो इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, वायलेट लाइट अंडरगोज द मैक्सिमम डेविएशन। जब भी व्हाइट लाइट क्या होती है, प्रिज्म से पास होती है, तो वॉयलेट लाइट अंडरगोज द मैक्सिमम डेविएशन। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, वॉयलेट लाइट का, ठीक है। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, वॉयलेट लाइट का। टोटल कितनी लाइट्स होती हैं, तो 7 लाइट्स होती है ना, विबग्योर, अभी पढ़ेंगे अपन। चलिए आगे देख लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा, डिस्पर्शन क्या होता है, तो जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनी है, हमें पता है। तो ये जो कलर्स हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो कलर्स हैं इस व्हाइट लाइट का कलर्स में टूट जाना, है ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, डिस्पर्शन, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स बैंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन। जब भी प्रिज्म से निकलती है व्हाइट लाइट, तो वो जो टूट जाती है किसमें, कंस्टिट्यूएंट कलर्स, मतलब जिनसे वो बनी है उसमें जब वो टूट जाती है तो उसे हम कहते हैं, उस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्शन, है ना। दिस हैपेंस बिकॉज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ। ये क्यों होता है, क्योंकि इन सभी लाइट्स की जो वेवलेंथ है, लैम्बडा से दिखाते हैं, जिसे डिनोट करते हैं लैम्बडा से, वो वेवलेंथ सबकी अलग अलग है ना। तो क्या होता है कि जैसे अलग अलग वेवलेंथ पे वो स्लाइटली थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ वो ज्यादा नॉर्मल से दूर जाती है ना। तो कौन कितनी दूर गई, जैसे ये आपका हो गया वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड, है ना, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स एज दे पास थ्रू ग्लास। ओके आगे बढ़ेंगे। द कलर्स ऑफ रेनबो, द स्पेक्ट्रम।
ठीक है। अच्छा, स्पेक्ट्रम क्या है? तो यही जो रिजल्ट आया आपका इन 7 कलर का, जैसे जो डिस्पर्शन है, वो उस प्रोसेस का नाम है जिसमें लाइट टूट रही है कलर्स में। और ये इन कलर्स को जब अपन जमाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ द 7 कलर्स ऑब्टेन्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। ठीक है। द विबग्योर सीक्वेंस, ये रहा आपका विबग्योर सीक्वेंस। ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक। तो ये जो सीक्वेंस है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस सीक्वेंस से आपको याद रखना है ना। द सीक्वेंस ऑफ कलर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म मोस्ट डेविएटेड अपवर्ड इज, सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी होगी? वॉयलेट होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, ये मोस्ट डेविएटेड है वॉयलेट और ये लीस्ट डेविएटेड है रेड। ठीक है। और वेवलेंथ जो है वो बढ़ता जाता है बेटा, वॉयलेट से अपन जैसे जैसे रेड की साइड जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। लाइट इन द स्काई, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। भाई तारे चमकते हुए क्यों लगते हैं? आपको क्वेश्चन भी है आपकी किताब में। तो तारे हमको इसलिए चमकते हुए दिखते हैं क्योंकि जो एयर होती है, एयर में सेवरल टाइम रिफ्रैक्शंस होते हैं। मतलब जब लाइट आ रही होती है तो वो सेवरल टाइम रिफ्रैक्शन से होते हुए अपनी आंखों तक पहुंचती है। तो क्या होता है कि अपने को समझ में नहीं आता है, मतलब उसकी एक्चुअल जो पोजीशन है और जो ब्राइटनेस है ये फ्लक्चुएट्स होते हैं। तो एक्चुअल समझ में नहीं आता कि एक्चुअल पोजीशन तारे की कौन सी है, वो हम इमेजिन करने लगते हैं कि शायद वो वहां है, पर वो वहां नहीं है, वो कहीं और है। तो इससे हमको मालूम पड़ता है, मतलब इस कारणवश जो है स्टार्स हमको चमकते हुए लगते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय द कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट बाय द अर्थ मूविंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ठीक है। अर्थ में जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है वो कंटिन्यू मूव भी कर रही हैं, है ना। और उसके साथ उस कारणवश क्या हो रहा है कि सेवरल टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। This is caused by the continuous refraction of starlight by the earth moving atmospheric layers because stars are extremely far away, बहुत दूर है stars हमसे। They act as a point source of light, ठीक है, वो point source जैसा act करते हैं। As their light travels through the atmosphere, it bends multiple times, बहुत सारी बार ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे टाइम रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं, causing the apparent position and the brightness to fluctuate। तो क्या हो रहा है बहुत सारे रिफ्लेक्शन के कारण कि अपेरेंट पोजीशन जो है वो और ब्राइटनेस दोनों फ्लक्चुएट हो रहे हैं, विच वी प्रिसाइज एज ट्विंकलिंग, उसी को हम ट्विंकलिंग समझते हैं या कहते हैं। ठीक है। और प्लेनेट के केस में क्या होता है? प्लेनेट के पास खुद की लाइट तो है नहीं, एक्सटेंडेड सोर्स है ना। वो कोई और लाइट प्लेनेट से टकराती है, फिर हमारे जैसे चांद है, तो चांद के पास अपनी लाइट है क्या? नहीं, सूरज की ही रोशनी चांद से टकराती है और हम तक आती है। हमको क्या लगता है कि चांद रोशनी दे रहा है, पर चांद थोड़ी रोशनी देता, चांद तो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, है ना। चलिए आगे देखेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, हो गया है ना। द ह्यूमन आई, तो क्या है? इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, रेटिना पे इमेज बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? जो फोकस करने की पावर है ना, फोकल लेंथ को कम ज्यादा करने की पावर है आंखों के पास, उसे ही पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। डिफेक्ट्स एंड करेक्शन क्या क्या थे? मायोपिया, मायोपिया इसको नियर साइटनेस भी कहते हैं, काय से कॉन्केव लेंस से ठीक होती है ये। हाइपरमेट्रोपिया जिसे फार साइटनेस कहते हैं, ये काय से कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होती है ना। उसके बाद प्रिज्म फिनोमिना, प्रिज्म में क्या क्या हो रहा है? डिस्पर्शन हो रहा है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूट जाना, है ना। उसके बाद स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है? द रिजल्टिंग बैंड ऑफ 7 कलर्स, जो 7 कलर्स का रिजल्टिंग बैंड है, मतलब ये जो कलर्स बने हैं ये इसे कहते हैं हम, ये जो 7 कलर्स है इनको कहते हैं अपन स्पेक्ट्रम। वॉयलेट लाइट डेविएट्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा जो है वो वॉयलेट लाइट डेविएट्स होती है और रेड लाइट सबसे कम डेविएट होती है ना। लास्ट में है हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज कॉज्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ
स्टार्स, जो तारों का चमकना हमें लगता है वो काय के कारण लगता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, सेवरल टाइम रिफ्रैक्शन की वजह से लगता है, एज इट इज पासेस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पास होती है उस कारण से। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 10। चलिए चैप्टर नंबर 11, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे अपन, क्या क्या समझना है अपने को, अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ चार्ज इन इट्स एप्लीकेशन, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज क्या कैसे होता है और क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। द फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट्स। तो भाई क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? एक, द फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है बेटा, कि वो और फर्दर डिवाइड नहीं होगी, है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर that causes it to experience a force when placed in electromagnetic field, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम उसको रखेंगे तो वो आसपास खुद भी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और फोर्स महसूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के कारण, ठीक है। explanation, it is the basic property of subaatomic particles like electrons and protons। तो ठीक है भैया, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल, एक जैसे जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, जो अनलाइक चार्जेस हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो वो होती है कूलम सी, ठीक है। और चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये याद रखने की बात है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो वो होता है कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आपसे पूछ ले चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, तो आप क्या लिखेंगे, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। उसके बाद चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है आपके सिंगल चार्ज के, है ना। Q इज इक्वल्स टू एन ई, वेर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए Q इज इक्वल्स टू एन ई, ये याद कर लीजिएगा आप। ये रहा अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, है ना। ये ऐसे फील्ड जनरेट करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। इलेक्ट्रिक करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट को हम काय से डिनोट करते हैं बेटा, आई से, है ना। डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, रेट कैसे निकालते हैं बेटा, मतलब टाइम से डिवाइड करके। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, मतलब यहाँ से ये एक काट लिया क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका जो पर सेकेंड जो आपका चार्ज बह रहा है वो हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, दिस मेजर्स हाउ मच चार्ज पासेस अ पॉइंट इन अ वायर एवरी सेकेंड, ठीक है। हाउ मच चार्ज पासेस इन अ पॉइंट इन अ वायर एवरी सेकेंड, ठीक है, एवरी सेकेंड। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय टी, यहाँ से क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। ऐसा यूनिट क्या हो गई इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो हो गई एम्पेयर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, तो एम्पेयर, ठीक है। मेजरिंग द फ्लो ऑफ करंट, कैसे मेजर करेंगे फ्लो ऑफ करंट को, तो हम उसको मेजर करेंगे एम्पेयर से। क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि डिफाइन 1 एम्पेयर, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो आप क्या लिखेंगे उसमें कि when a 1 coulomb of charge flows through any cross section area of a conductor in 1 second, the current is said to be 1 ampere। इसी फॉर्मूले को समझा दिया गया है क्या, when 1 coulomb of charge flows through any cross section area of a conductor in 1 second, 1 second में किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर 1 कूलम चार्ज बह रहा है तो उस चार्ज को हम कितना चार्ज कहेंगे, 1 एम्पेयर, ठीक है। और छोटी यूनिट्स देखेंगे अपन,
1 मिली एम्पेयर और 1 माइक्रो एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर होता है 10⁻³ एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर 10⁻⁻6। ठीक है। ए मीटर, ए मीटर क्या होता है? तो भैया करंट को नापने के लिए जिस चीज का अपन इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं ए मीटर। ठीक है। ए मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हम ए मीटर। ठीक है। इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा? तो इसको हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसको हमेशा अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि सारा का सारा करंट जो है वो उसमें से पास हो सके। ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट सो दैट द एंटायर करंट पासेस थ्रू इट। ए मीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे द ड्राइविंग फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है? तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल समझ में आ रहा होगा, जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाता है ना, इधर पोटेंशियल ज्यादा है और इधर पोटेंशियल कम है, तो चार्ज कैसा बहेगा? ज्यादा पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं? तो V से करते हैं। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। क्या डेफिनेशन हो गई? द वर्क डन टू मूव, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन हुआ है उसे ही हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर दैट पुशेस इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, मूव करता है ना, मूव करने के लिए। दिस डिफरेंस इज टिपिकली क्रिएटेड बाय अ बैटरी और सेल। ये डिफरेंस हम कैसे क्रिएट करते हैं? या तो किसी बैटरी से या सेल से। ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल्स टू W/Q, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। ठीक है। वर्क डन बाय चार्ज, आप याद रखेंगे इसको, V इज इक्वल्स टू W/Q। चलिए, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? V से वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। चलो आगे, वोल्ट के बाद हम देखेंगे वोल्ट मीटर। अ वोल्ट मीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। वोल्ट मीटर काय के लिए लगाते हैं हम? किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं हम वोल्ट मीटर। फंक्शन क्या है उसका? अ वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। एक सर्किट में जो दो पॉइंट्स हैं उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। कनेक्शन, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं बेटा? इसका कनेक्शन अपन करते हैं पैरेलली। ठीक है। इसका कनेक्शन क्या बोलते हैं अपना, ए मीटर का कनेक्शन करा था हमने, ए मीटर का कनेक्शन हमने करा था सीरीज में, इसको हाईलाइट कर दिया है हमने। और वोल्ट मीटर का कनेक्शन अपन करते हैं पैरेलली, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये वाला जो कनेक्शन है, ये एक सीरीज थी और ये पैरेलली वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है हमने। चलिए, अब क्या है आगे? अब पढ़ेंगे बेटा अपन ओम्स लॉ। तो क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट I फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कोई I करंट फ्लो हो रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, V across its ends, है ना। एक्सप्लेनेशन, दिस लॉ प्रोवाइड्स द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ये क्या करता है? हमें जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा हटाते हैं तो V इज इक्वल्स टू आई आर या आर आई कर लीजिए आप, जिसमें ये R जो है वो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस I जो है आपका वो है करंट और V जो है वो आपका है पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस लॉ प्रोवाइड्स द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन किन किन चीजों में फंडामेंटल रिलेशन मिल रहा है हमको, वोल्टेज में, करंट में और रेजिस्टेंस में। V इज इक्वल्स टू आई आर या आर आई, है ना। इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज द पुश, अगर हमने वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट घटेगा या कम हो जाएगा? अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर पुश बढ़ा दिया हमने तो करंट का जो फ्लो है वो भी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट आपका बढ़ जाएगा। चलिए, ये ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं, है ना। जैसे जैसे हम वोल्टेज क्या बोलते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये ऊपर जाता जा रहा है, वैसे वैसे करंट भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर या आर आई, जैसा आप बोलना उचित समझे। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपका करंट है और R जो है रेजिस्टेंस। अच्छा, करंट को काय में नाप रहे हैं हम? करंट की यूनिट क्या है अभी बताया था, एम्पेयर, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा ओम, है ना। ओम, इसका ऐसा करके साइन होता है, ओम। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये रहा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है आपका करंट भी बढ़ रहा है। चलिए आगे देखेंगे अपन, ऑब्स्टेकल्स अंडरस्टैंडिंग रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है? तो करंट को फ्लो करने में, जब भी करंट फ्लो करता है तो जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं जो रोकते हैं उस करंट को, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को फ्लो होने से रोकना। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। जो भी चार्ज बहना चाह रहा है उसको अपोज करना, रेजिस्ट करना ही काम है किस चीज का? रेजिस्टेंस का। इट एक्ट्स लाइक फ्रिक्शन फॉर द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स। गुड कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस व्हाइल इंसुलेटर्स हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं आपके, उनका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है ताकि करंट आसानी से फ्लो उसमें कर जाता है, इसीलिए तो वो गुड कंडक्टर होते हैं। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए वो करंट को अपने आप में से फ्लो नहीं होने देते हैं इंसुलेटर्स, या आप उसको नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं। डेफिनेशन डिफाइनिंग द ओम, भाई ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले कि 1 ओम को समझाइए। डिफाइन 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 1 ओम। अगर आपको 1 ओम पूछ लिया गया तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप क्या लिखेंगे? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम है किसी कंडक्टर के आसपास, एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पेयर, और उसमें से 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 ओम का। मतलब क्या होगा? 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। समझ गए? जी हाँ, समझ गए। अब देखेंगे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो जो रियोस्टेट होता है बेटा, उसका इस्तेमाल करते हैं हम काय के लिए? करंट को रेगुलेट करने के लिए, है ना। वोल्टेज का सोर्स वोल्टेज का सोर्स बदले बगैर करंट को क्या बोलते हैं हम रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है आपका रियोस्टेट। अ कंपोनेंट यूज्ड इन अ सर्किट टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स बिना चेंज करे करंट को रेगुलेट करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम रियोस्टेट। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं, देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 4 की फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से 4 फैक्टर हैं? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे करता है देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। भाई अगर छोटा सा वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस भी कम होगा, और लंबा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, स्वाभाविक सी बात है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस बात को ध्यान में रखना है कि लेंथ जो है एल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काय के? आर के। मतलब अगर लेंथ बढ़ी तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। A longer wire offers more resistance to the flow of current. अगर लंबा वायर है तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस करंट को बहने के लिए, करंट को बहने से रोकेगा वो, है ना।
फॉर्मूला हो गया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सेकेंड पॉइंट आ गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मतलब जो एरिया है ना वायर का, अगर पतला वायर है तो देखो आप रेजिस्टेंस ज्यादा महसूस कर रहा है, और अगर मोटा वायर है तो इजीली करंट फ्लो कर रहा है ना, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, आर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है 1/, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा मतलब मोटा वायर अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और पतला वायर अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अ थिकर वायर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, दो फैक्टर्स हो गए। थर्ड, नेचर ऑफ द मटेरियल। अब किस मटेरियल का नेचर कैसा है, मतलब कौन सा मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनफैक्ट ये वाली बात है। तो डिफरेंट मटेरियल्स हैव अ डिफरेंट इनहेरेंट एबिलिटीज टू रेजिस्ट करंट फ्लो। भाई अलग अलग जो अपने मटेरियल हैं उनके अलग अलग एबिलिटी है, उनके अलग अलग रेजिस्टेंस है ना। तो फॉर एग्जांपल कॉपर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। देखो कॉपर में कम रेजिस्टेंस है तो करंट इजीली फ्लो हो जाएगा, और नाइक्रोम में जो है वो करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा, मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। फोर्थ है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, फॉर मोस्ट प्योर मेटल्स, मतलब प्योर मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा साथ में, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी साथ में बढ़ जाएगा। ये चारों फैक्टर याद हो गए, कौन कौन से एक बार रिकॉल करेंगे। लेंथ हो गया आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, और टेम्परेचर। चलो आगे, रेजिस्टिविटी, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। Combining the factors from the previous slide, we know R is directly proportional to L and inversely proportional to 1/a. Combining these we get R is, अगर हम दोनों चीजों को देखें जो हमने पीछे पढ़ा कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के, और R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था A के। इनको कंबाइन करने पे हमको क्या मिल रहा है, R इज प्रोपोर्शनल टू I/a। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट रखता है रो, है ना, रो I/a। इसे कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, इस रो को कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, R इज इक्वल्स टू रो I/a, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। डेफिनेशन क्या हो गई, resistivity is a fundamental property resistivity is a fundamental property that quantifies how strongly a given material opposes the flow of electric current। तो रेजिस्टिविटी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो ये बताएगा कि कितनी जोर से, कितनी स्ट्रांगली जो दिया गया मटेरियल है वो करंट को फ्लो करने में अपोज करेगा। ठीक है, इसके बाद हाँ, ऐसा यूनिट क्या होगी भाई रेजिस्टिविटी की, तो वो होगी ओम मीटर। क्या होगी रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। गुड कंडक्टर्स मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर। ये गुड कंडक्टर्स के लिए, और इंसुलेटर्स के लिए बहुत ज्यादा है, 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट्स, अलॉय आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी इज हाई। ठीक है, अलॉयज का कहाँ इस्तेमाल होता है, वो हीटिंग डिवाइसेस में यूज होते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एंड दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, मतलब वो बर्न नहीं होते आसानी से ज्यादा टेम्परेचर पे, इसीलिए उनका इस्तेमाल हीटिंग डिवाइसेस में होता है। चलिए चलिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स इन अ सिस्टम। ठीक है, रेजिस्टर्स सिस्टम में मतलब रेजिस्टर्स को हम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल कनेक्ट करते हैं। हम देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब हम रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं एक के बाद एक, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड
एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली, एक के बाद एक अगर कनेक्ट करते हैं, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। एक के बाद एक अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? करंट, द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। जो करंट है से तीनों रजिस्टर में एक ही करंट फ्लो होगा, ठीक है। वोल्टेज, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर रेजिस्टेंस के आसपास जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इनका टोटल सम, मतलब टोटल, इनको टोटल प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा V टोटल, है ना, V1 प्लस V2। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अ सिंगल रेजिस्टेंस दैट कैन रिप्लेस द कॉम्बिनेशन। मतलब ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ना, इतने सारे रेजिस्टेंस लगे, 3 रेजिस्टेंस लगे, तो एक ही रेजिस्टेंस अगर बिना आपके करंट और वोल्टेज को छेड़े, है ना, इनको मेंटेन करके रखना है, सेम करंट और सेम वोल्टेज पे एक ही रेजिस्टेंस जैसा जो काम कर देता है ना, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। वो हो जाएगा आपका टोटल का सम। कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए सीरीज सर्किट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर एक रेजिस्टेंस R1 मान लो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जो टोटल R1 बहुत बड़ा है, बड़ा रेजिस्टेंस लगाया हमने, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हमेशा ज्यादा होगा किसी भी इंडिविजुअल एक रेजिस्टेंस से। ये आया इसका कंक्लूजन, ठीक है। आगे हम देखेंगे रेजिस्टर्स इन अ सिस्टम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, when two or more resistors are connected between the same 2 points, they are said to be connected in parallel। देखिए ये जो पॉइंट्स है, इन्हीं के बीच में सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। करंट, द टोटल करंट इज द सम ऑफ करंट्स थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल करंट क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द सिंगल रेजिस्टेंस दैट कैन रिप्लेस द कॉम्बिनेशन, वही जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज में कंक्लूजन क्या निकला था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सीरीज में क्या था? वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा था, और पैरेलल में क्या है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो हमेशा स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटा है, लेस देन, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटा रहेगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, डोमेस्टिक सर्किट यूज पैरेलल कनेक्शन सो ईच अप्लायंसेस गेट्स द फुल मेन वोल्टेज। जो अपने घरों में जो कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन होता है, ताकि क्या होता है कि जितने भी अप्लायंसेस हैं आपके, जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो इन सबको पूरा पूरा वोल्टेज मिल सके और वो अपने इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो सके, ठीक है। चलिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जब करंट बहता है हाई रेजिस्टेंस में, जब हाई रेजिस्टेंस में करंट बहता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है ना, बहुत सारे बार वायर जल जाते हैं अपने। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर विथ हाई रेजिस्टेंस, द कंडक्टर बिकम हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। वो कंडक्टर हॉट हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस इज डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके, जो एनर्जी लगेगी करंट को ताकि इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे, फोड़ दे, आगे निकल जाए, वो एनर्जी क्या होती है? हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है या बिखर जाती है, ठीक है। फिर देखेंगे अपन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है भैया कि जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। करंट के स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होगी, मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा हीट बढ़ेगी, ये तो हमने इधर ही समझ लिया।
स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। लास्ट हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो। अब कितनी देर तक आपका करंट फ्लो कर रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कि जितनी ज्यादा देर तक करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा हीट निकलेगी, है ना। तो इसके मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे इसको, तो हीट बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। एच बराबर क्या हुआ, आई स्क्वायर आर टी, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो जूल। क्या है इसकी एसआई यूनिट, हीट की जूल। चलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये जो हीट है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं हम। तो हीटिंग अप्लायंसेस में ये हीट इस्तेमाल हो जाती है, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज में, ठीक है। कैसे, हीटिंग अप्लायंसेस में तो आपको पता है कि दे यूज अ हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ अ हाई रेजिस्टिविटी एलॉय, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी वाले एलॉय को इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम जैसे, विच प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो बहुत सारे अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, अमाउंट ऑफ हीट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, जैसे उसमें से करंट फ्लो कराते हैं अपन, वो बहुत हाई अमाउंट में क्या बोलते हैं हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसको हीटिंग अप्लायंसेस में अपन इस्तेमाल कर लगते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन हो गई आपकी घर पे, प्रेस हो गई, टोस्टर हो गया, ये जो टोस्टर का फोटो बना बना रखा है, ओवन हो गया, केटल, हीटर, है ना। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, तो द फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का इसका फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट दिख रहा है आपको टंगस्टन का बना होता है, गेट्स हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे वो हीट हो जाता है और ग्लो करने लगता है, प्रोड्यूसिंग लाइट। आजकल तो एलईडी बल्ब आ गए, लेकिन पहले इस प्रकार के बल्ब होते थे। वाई टंगस्टन, टंगस्टन का के लिए, क्योंकि इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 3380 डिग्री सेल्सियस। द बल्ब इज फिल्ड विद इनएक्टिव गैसेस, आसपास इनएक्टिव गैस होती है नाइट्रोजन और आर्गन जैसी, टू प्रोलॉन्ग द फिलामेंट्स लाइफ, मतलब इस फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए। लास्ट आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या हो जाए, फ्यूज लगे होते हैं अपने घर में। अब यार हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि कभी कभार मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये जो होता है आपका फ्यूज, ये बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट के अलॉय से बनाते हैं, तो क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट को फ्लो होने से रोक देता है, बाकी अप्लायंसेस पे कुछ और प्रॉब्लम आगे ना बढ़े तो वो कट ऑफ कर देता है करंट को, है ना। अ सेफ्टी डिवाइस कनेक्टेड इन सीरीज, उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं अपन, कंसिस्टिंग ऑफ अ वायर मेड ऑफ एन एलॉय विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट वाला। फंक्शन क्या, इफ द करंट एक्सीड्स अ सेफ वैल्यू, मतलब अगर सेफ वैल्यू से ज्यादा करंट बह रहा है, द फ्यूज वायर मेल्ट्स, फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है, एंड ब्रेक्स द सर्किट, सर्किट को ब्रेक कर देता है वो, प्रोटेक्टिंग अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज। कोई और अप्लायंसेस डैमेज हो, कोई और चीज डैमेज हो, उससे पहले वो क्या करता है, करंट को कट ऑफ कर देता है। चलिए इलेक्ट्रिक पावर, भाई क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर, तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपिटेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, भाई जिस वो रेट जिस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है जिस रेट पर, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। कैसे डिनोट करते हैं हम पावर को, डिनोट करते हैं हम कैपिटल पी से, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं हम, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इंटू वी, ये V अपॉन R को अपन I लिख सकते हैं क्या, तो ये सेकंड वाला बन जाएगा आपका P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, और यहाँ पर V इज इक्वल्स टू आई आर से V की अगर वैल्यू रख दें हम, तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये तीनों फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं, किन किन चीज के बीच में रिलेशन आया है या आपसे पूछा गया है, उस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी पावर की, तो वाट होगी, है ना, W वाट। अब डेफिनेशन ऑफ 1 वाट, 1 वाट क्या होता है, द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पेयर ऑफ करंट, 1 एम्पेयर ऑफ करंट को कंज्यूम, द पावर कंज्यूम्ड बाय, जो पावर कंज्यूम होगी उस डिवाइस से जो क्या कर रहा है, 1 एम्पेयर करंट यूज कर रहा है, व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे जो कितना 1 एम्पियर करंट
को कंज्यूम कर रहा है ना, द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट, जो 1 एम्पियर ऑफ करंट कैरी कर रहा है ना, व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं हम, 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर सॉरी हाँ 1 वॉट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट और 1 वोल्ट जो है, एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अगर है और 1 एम्पियर करंट यूज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे पावर कितनी, 1 वॉट की। इसके यूजेस देख लेते हैं अपन, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉन्सेप्ट। While the SI unit of energy is the joule, it is too small for commercial purposes, therefore a large unit used। ठीक है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी की जो जूल है वो बहुत कम अमाउंट है, इसीलिए कमर्शियल पर्पस के हिसाब से बहुत कम अमाउंट है, इसलिए हम ज्यादा बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के लिए क्या लेंगे, किलोवाट आवर, कॉमनली नोन एज अ यूनिट, किलोवाट आवर का हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन क्या है 1 किलोवाट आवर की, the amount of electric energy consumed when an appliance of 1000 watt, 1000 watt का अगर अप्लायंस है ना, कोई आपका डिवाइस है 1000 watt का, वो 1 घंटे तक जब चलेगा तो जो पावर कंजप्शन होगा वो होगा 1 किलो वाट का। ठीक है, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ किलोवाट आर यूनिट कंज्यूम्ड, है ना, कितनी यूनिट कंज्यूम्ड हुई इसी के बेस पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट होता है ना। चलिए, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, भाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये देख लेते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है, जो कि 3600 सेकेंड्स, 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 36 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 36 लाख जूल। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब एक बार में रिवीजन के लिए सारे फॉर्मूलेस यहाँ पे लगा दिए हैं हमने, देख लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी हो गया, या फिर क्यू इज इक्वल्स टू आई टी कर दो, इसको ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ से क्यू की भी वैल्यू आ सकती है आई टी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में हो गया आपका चार्ज। ओम्स लॉ हो गया, V इज इक्वल्स टू आई आर, इसमें V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेजिस्टेंस को लिख लो, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। ठीक है, आर, ये इसको इस साइन को रो बोलते हैं बेटा, आर इज इक्वल्स टू रो आई बाय ए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसा हो गया, हम डायरेक्ट सबको सिंपली प्लस कर देंगे, एल्जेब्रिक एडिशन है ये, है ना, आर एस इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आपका टोटल आ जाएगा। और पैरेलल में क्या करेंगे हम, देखो सीरीज में तो हमने डायरेक्ट एल्जेब्रिक प्लस कर दिया, पैरेलल में अपन करेंगे इसको 1 के अपॉन में लेके, रेसिप्रोकल हो जाएगा लगभग, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 है ना, बस इसका रेसिप्रोकल हो गया पैरेलल में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, V इज इक्वल्स टू वी आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आई। ये कैसे आया, ये V इज इक्वल्स टू आई आर से अपन ने सब्सटीट्यूट किया है, V इज इक्वल्स टू आई आर से अपन ने सब्सटीट्यूट किया है, तो ये तीनों चीज आगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी, कमर्शियल यूनिट क्या है इसकी, किलोवाट आवर। चलिए, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी चीज हमने, मैं हट जाता हूं, सारी चीज एक रिवीजन के हिसाब से आपके लिए प्रोवाइड कर दी है, ये लीजिए।
ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11। तो ये रहा चैप्टर नंबर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म। एक सेकंड पेन ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो अपन इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब चलता है तो आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके बारे में, है ना। सबसे पहले देखेंगे अपन एन इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या सब्सटेंस होता है बेटा? तो मैग्नेट वो चीज होती है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है या फिर आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। सब जानते हैं मैग्नेट क्या होता है। दिस प्रॉपर्टी अलाउस मैग्नेट टू क्रिएट अ फोर्स फील्ड एंड इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक मटेरियल्स। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये मैग्नेट को क्या करने के लिए अलाउ करती है? एक तो फील्ड बनाती है, एक फोर्स क्रिएट करती है, फोर्स और फील्ड दोनों बनाती है, और इंटरेक्ट करती है विद स्पेसिफिक मटेरियल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देखेंगे। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। हर मैग्नेट के दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, लाइक पोल्स, ऑब्वियसली बात है, लाइक पोल्स रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। चार्जेस के साथ चार्जेस में भी सेम कंडीशन बनती है कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। When suspended freely, a magnet always aligns itself in north south direction। अगर मैग्नेट को अपन ऐसे फ्रीली छोड़ दें तो वो अपने आप को कैसे अलाइन करती है? वो नॉर्थ साउथ पोल में खुद को अलाइन कर लेती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अपन विजुअलाइजेशन मैग्नेटिज्म। विजुअलाइज करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेट रखा हुआ होता है, मान लीजिए एक बार मैग्नेट रखा है, ये एक मैग्नेट रखा है, तो ये इसके आसपास क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, एक्चुअली दो मैग्नेट रखे हुए हैं, आसपास क्या कर रहे हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर कंपास, ये होता है बेटा कंपास, अगर कंपास को अपन इस फील्ड में ले जाते हैं, इन मैग्नेट्स के आसपास ले जाते हैं, तो उसकी निडल में अपने को डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, मतलब कि एक मैग्नेट के आसपास वो एरिया, वो रीजन जहां पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसे हम कहते हैं, उस एरिया, वो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है ना एक मैग्नेट के। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म इज टेस्ला, ऑब्वियसली, है ना। एसआई यूनिट आप याद कर लीजिएगा इसकी, टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो लाइंस बनी हुई दिख रही है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। ठीक है, these are used to visually represent the direction and strength of a magnetic field। काय के लिए यूज होती है ये डायरेक्शन बताने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करने के लिए। जैसे मतलब जहां ज्यादा घनत्व, डेंसिटी ज्यादा है जहां पर, वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और जहां पर डेंसिटी कम है, जैसे ये एरिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीनों बहुत ध्यान से देखेंगे। की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डायरेक्शन क्या रहेगा? फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलेंगे और साउथ पोल में कंटिन्यू लूप में चलती रहेंगी। ठीक है, फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, फॉर्मिंग क्लोज कंटिन्यूस कर्व। क्या कैसे क्लोज और कंटिन्यू कर्व्स बनाती है ना। क्लोज किस लिए? कि जैसे यहां से चली और यहां से घूम के वापस आ गई और फिर इसके अंदर से ट्रेवल करके फिर यहां से ऐसे चल रही है लाइंस, है ना। स्ट्रेंथ, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो जहां पर ज्यादा डेंसिटी ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगी, और जहां पर डेंसिटी कम है वहां वीक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। और नो इंटरसेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अच्छा, कर दे तो एक और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि अगर कर दे तो, मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड ये रही और एक और आ रही है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे,
अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो यहाँ पे क्या दो डायरेक्शन नहीं आ जाएंगे, अब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, दैट इज वाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है ना। ये देखेंगे डायग्राम से समझ में आएगा, है ना। ये डायरेक्शन रहा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का, स्ट्रेंथ यहाँ पर ज्यादा रहेगी, डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर डेंसिटी कम है तो वीक रहेगी और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। चलिए, ऑस्टेड डिस्कवरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिसिटी, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो वो कंडक्टर अपने आसपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सबसे पहले ये किसने पता लगाया, तो हांस क्रिस्टिन ऑस्टेड was the first to observe that compass needle gets deflected when the current carrying wire is placed near it। जब भी करंट कैरिंग वायर को अपन किसके पास में रखते हैं, जब भी करंट के हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व दैट कंपास नीडल जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है जब भी करंट कैरिंग वायर को उसके पास रखा जाता है। मतलब कंपास को, एक वायर है, मान लीजिए वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, मान लीजिए एक किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए इधर लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है इसमें करंट, और इसके पास में अगर हम कंपास को ले जाएंगे तो कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट बह रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना। फील्ड का पैटर्न कैसा रहेगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये जो आसपास आपको सर्कल्स दिख रहे हैं इस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना। द डायरेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। जो डायरेक्शन है इन सर्कल का वो काहे पे डिपेंड करेगा कि करंट ऊपर जा रहा है या करंट नीचे बह रहा है ना। इस इसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये किस पे डिपेंड करता है कि करंट ऊपर जा रहा है या करंट नीचे जा रहा है। फिर डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। किस चीज से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं, तो हमारे राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, रूल ऑफ डायरेक्शन, वाओ, राइट द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है भैया, ये रहा राइट हैंड, ये रहा थंब। अब अगर करंट अपवर्ड मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, जैसे ये अपनी उंगलियां अंदर आ रही हैं ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगे अगर करंट अपवर्ड मूव कर रहा है। अगर करंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो नीचे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, ऐसे में ऐसा था एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट नीचे बह रहा है तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। अच्छा, करंट इस साइड बह रहा हो तो ऐसे चलेगा, ठीक है, और करंट इस साइड बह रहा हो तो ऐसे चलेगा। ओके, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर हैंड। देखिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपने पकड़ रखा है आपके हाथ में, सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो थंब है, ये थंब क्या पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट का डायरेक्शन हमको दिखा रहा है, करंट मतलब आई। और then your fingers will wrap around the conductor in the direction of magnetic field lines। तो जैसे ये उंगलियां अपनी मुड़ी हैं, ये जो हो गई अपनी, ये जो डायरेक्शन हो गई अपनी ऐसे करके, ये हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन।
दिस रूल इज a simple way to find the direction of the magnetic field associated with a current carrying conductor. इससे हमको बहुत आसानी से ये पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा। कैसे पता चलता है? राइट हैंड थंब रूल से। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग शेप्स में मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है ये देखेंगे हम। फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, एक अगर सर्कुलर लूप है तो फील्ड कैसी बनेगी? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आर नियरली स्ट्रेट लाइंस। कैसी बनेगी? वो लगभग लगभग स्ट्रेट लाइंस जैसी होंगी, नियरली स्ट्रेट लाइंस। दिस अरेंजमेंट कंसंट्रेट्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रूट। ये अरेंजमेंट से क्या होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड को कंसंट्रेट कर देता है कहां पर? एट द सेंटर ऑफ द लूप। अब क्या होता है? फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? तो बेटा एक स्ट्रक्चर होता है ना, ये आसपास कॉपर वायर लपटा हुआ है इसके। अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, है ना, खूब सारे टर्न्स हैं इसमें। सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। कैसे? इन द सिलेंडर की शेप में इसको रैप कर दिया है अपन ने। ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग solenoid is uniform and parallel to the axis similar to the field of bar magnet। भाई इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कैसी बनेगी? जैसे अपना बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट जब अपन रख रहे थे, सेम एज इट इज सोलेनॉइड की भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस रहेंगी। ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगी और पैरेलल टू द एक्सिस रहेगी, वही एज इट इज रहेगी बार मैग्नेट जैसी। क्रिएटिंग मैग्नेट्स विथ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम मैग्नेट बना सकते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी से? तो जी हाँ, हम मैग्नेट्स बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। कैसे वो देख लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्या करेंगे कि ये सोलेनॉइड में जब हम करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, तो वो ये सोलेनॉइड बिल्कुल मैग्नेट जैसा काम करेगा, है ना बेटा, ये बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा काम करेगा। देखो आप, a strong magnetic field produces inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil। जैसे ही उसके अंदर अपन सॉफ्ट आयरन रखेंगे, द मैग्नेट सो परफॉर्म्ड इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो वो कैसा बिहेव करेगी, कैसे क्या बन जाएगी? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। इट इज टेम्पररी मैग्नेट हुज स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय। ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? चेंजिंग द करंट ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। दो चीजों पे डिपेंड करता है, काय काय पे? एक तो नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और एक और क्या है? करंट कैरिंग नंबर ऑफ टर्न्स एंड चेंजिंग द करंट। अगर हम करंट की वैल्यू ऊपर नीचे करें तब भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हार्नेसिंग द फोर्स, मतलब फोर्स को कैसे उपयोग में लेते हैं, मतलब वो है फोर्स ऑन अ कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर इन a magnetic field। A conductor carrying current experience a force when placed in a magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को अपन रखेंगे तो एक उस पर एक फोर्स लगेगी, है ना, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। दिस फोर्स इज रिजल्ट of the integration between the external magnetic field and the magnetic field produced by the current। एक तो एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है करंट की वजह से, करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और सेकंड काय के लिए बन रही है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने दे दी है। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना दी आपने, काय से बना दी? ये जो ये मैग्नेट से आपने एक फील्ड बना दी, और एक जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो ये वो जो फोर्स होगा वो दोनों का इंटीग्रेशन होगा, दोनों फोर्स को मतलब आप प्लस कर लीजिए एक तरीके से, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? उस फोर्स की डायरेक्शन को हम निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। चलिए,
उस फोर्स की डायरेक्शन को हम निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स exerted on the conductor is given by Fleming's left hand rule। कैसे निकालेंगे हम? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। चलिए देख लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो भैया ये रहा लेफ्ट हैंड, है ना। इस लेफ्ट हैंड को आपको ऐसे पॉइंट करना है कि आपकी तीन उंगलियां परपेंडिकुलर हो जाएं एक दूसरे से, तीनों उंगलियां, है ना। तीनों देखो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं, देख पा रहे हैं आप, है ना। एक डायरेक्शन आपका अंगूठे का हो गया, एक आपका फोर फिंगर का और एक मिडिल फिंगर का, ये फोर फिंगर है। एक थंब हो गया, फोर फिंगर हो गई और ये मिडिल फिंगर हो गई। इन तीनों से ऐसे बनाइए, आप भी बनाइए, है ना। अब इसमें क्या होगा, जो आपका फोर्स है, मान लीजिए कि अगर फोर्स की डायरेक्शन आपकी थंब है, तो ये जो सामने वाली डायरेक्शन है किसकी? फोर फिंगर की, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये वाली जो उंगली की डायरेक्शन है, ऐसे ही देखेंगे अपन, ये वाली जो उंगली की डायरेक्शन है आपके साइड वाली, ये काय की है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ये वाली जो है वो आपकी करंट की डायरेक्शन है। करंट जिधर, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है, ये आगे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। और तो फोर्स जो है वो कैसे एक्सपीरियंस होगा? अपवर्ड। ये जो अंगूठा जिधर अपना थंब जिधर पॉइंट कर रहा है उधर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और इसी को कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है, एंड द मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये वाली जो फिंगर है जो आपके साइड थी, ये सॉरी जो मिडिल फिंगर है ये जो करंट का डायरेक्शन बता रही है, then the thumb will point the direction of motion or the force acting on the conductor। कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन फिर ये अंगूठा जो पॉइंट कर रहा है, थंब जो पॉइंट कर रहा है, उससे पता चलेगा, है ना। दिस रूल इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब ये रूल, दिस रूल इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। अब देखेंगे क्या कैसे काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सबको पता है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है, अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एज डिस्क्राइब्ड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने पता किया है कि उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, ये परमानेंट मैग्नेट है ना। ये रेक्टेंगुलर कॉइल लगा रखी है हमने। एट 0 डिग्रीज रोटेशन करंट फ्लो इन डायरेक्शन ए, फोर्स इज अपवर्ड ऑन साइड 1 एंड डाउनवर्ड ऑन साइड 2 कॉजिंग टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा? एक रोटेटिंग फोर्स जनरेट होता है। मतलब अगर ये पेन है, मैं इसको इस वाले पार्ट को ऊपर के साइड फोर्स लगाऊं और इस वाले पार्ट पे नीचे के साइड फोर्स लगाऊं, तो ये पेन टर्न हो रहा है ना, इस वाले रोटेटिंग फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क, जो टर्न पैदा करता है। ठीक है। द रिवर्स प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वायर एक एक प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं कंडक्टर की, जिसकी वजह से क्या होता है? एक दूसरे कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फिर से समझेंगे। वो प्रोसेस जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर, हालांकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से ही होता है, पर ठीक है वो 12th का सेगमेंट है। अभी आप समझिए कि द प्रोसेस बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अपन मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं इन अ कंडक्टर, इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर, है ना। इंड्यूस मतलब पैदा होता है दूसरे
कंडक्टर में करंट, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, द ग्राउंड ब्रेकिंग प्रिंसिपल वाज डिस्कवर्ड बाय दिस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रिंसिपल वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। ये किसने डिस्कवर करा था बेटा? तो आप याद रखिएगा नाम, माइकल फैराडे। चलिए अब देखेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। मतलब एक सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए जिस चीज का अपन इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अ डिफ्लेक्शन इन इट्स नीडल इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड करंट इज फ्लोइंग। अब जो गैल्वेनोमीटर है ये लगा रखा है, इसकी जो निडल है इसका डिफ्लेक्शन हमें बताता है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस मैग्नेट को अंदर बाहर करने की वजह से। चलिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताया? अभी वो जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा। इसमें करंट तो, इंड्यूस्ड करंट तो है, पर उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन हम पता करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, है ना। इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलेगी हमें? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या कहता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? दोबारा, सॉरी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, हाँ, तो राइट हैंड। इस बार पहले लेफ्ट हैंड से किया था हमने, इस बार हम करेंगे राइट हैंड से। सेम तीनों उंगलियां अपनी परपेंडिकुलर रखनी है हमको। Stretch the thumb, forefinger and middle finger of your right hand so they can mutually perpendicular, तीनों 90 डिग्री में हो। ऐसा जो पहले हमने लेफ्ट हैंड से किया था वो हम राइट हैंड से कर रहे हैं। इसमें हमको क्या क्या पता चलेगा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से फोर फिंगर वाली, फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बता रहा है और ये वाला जो थंब है अपना, थंब अपना मोशन बता रहा है, तो अपनी जो मिडिल फिंगर है वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो अपनी मिडिल फिंगर है वो बताएगी हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपकी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन थंब बता रहा है, देन द मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये जो मिडिल फिंगर है ये बताएगी आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, दिस रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में हम इस वाले रूल का इस्तेमाल करके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन फर्स्ट, एप्लीकेशन सेकंड, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है और करंट के कितने टाइप होते हैं? तो करंट के दो टाइप होते हैं, एक एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। चलिए इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करने वाला एक डिवाइस जो क्या करता है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपकी मैकेनिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज कवर्ड इन द प्रीवियस स्लाइड एज अ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो तो हो गया हमारा। ठीक है, दो टाइप्स के करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? एन इलेक्ट्रिक करंट दैट रिवर्स इट्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है ना। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है एसी करंट की वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या करता है? अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा चलता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट दैट डज नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद टाइम। जो समय के साथ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है वो होता है डीसी करंट। अच्छा, अपने घरों में जो करंट आता है, अपने घरों में जो लाइट लगी है वो एग्जाम्पल है एसी करंट का। और डायरेक्ट करंट जो आपकी कार की बैटरीज होती है, बैटरीज से जो करंट आता है वो होता है डायरेक्ट करंट। चलिए आगे देखेंगे अपन डोमेस्टिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो डोमेस्टिक सप्लाई
अपने घर में क्या होता है 220 वोल्ट मतलब 220 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। इन आवर होम्स वी रिसीव एसी पावर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है अपने घरों में विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, जो मैंने पिछले बताया था आपको। सेफ्टी मेजर्स, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखना चाहिए, तो हम देखा होगा हमने कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगे हुए होते हैं। किस लिए लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज? ताकि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो लो मेल्टिंग पॉइंट के अलॉय से बनता है, और कभी भी कोई भी सिचुएशन में वो आपके अप्लायंसेस को खराब नहीं होने देता और करंट को कट ऑफ कर देता है। अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट सर्किट्स फ्रॉम डैमेज, एक सर्किट को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग करंट मतलब ज्यादा करंट की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से, दोनों से प्रोटेक्ट करता है। It is made of material with a low melting point and it is always connected in series with live wire। कैसे कनेक्ट करते हैं हम इसको? तो हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। चलिए, अर्थिंग, अर्थिंग काय के लिए करते हैं हम? अ सेफ्टी मेजर दैट प्रोवाइडेड्स अ पाथ ऑफ करंट टू फ्लो इनटू द अर्थ ड्यूरिंग अ फॉल्ट। कोई भी फॉल्ट पे पूरा जो करंट है वो अर्थ हो जाए, इसके लिए हम घरों में अर्थिंग लगवाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम सर्किट प्रॉब्लम्स। क्या क्या सर्किट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो सर्किट में ओवरलोडिंग हो सकती है और शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। ओवरलोडिंग क्या होगा? ऑकर्स व्हेन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स केम इनटू द डायरेक्ट कांटेक्ट। मतलब अगर आपका लाइव वायर जिसमें फेज है, वो वायर और न्यूट्रल वायर अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, इस केस में क्या होता है बेटा? ओवरलोडिंग हो जाती है ना। कॉन्टैक्ट व्हेन द करंट ड्रॉ एक्सीड्स द सर्किट्स कैपेसिटी। अगर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सर्किट की कैपेसिटी से ज्यादा अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो आ जाएगा ओवरलोडिंग। और शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? कॉज्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीजेस, अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए टू अ वेरी हाई वैल्यू, बहुत हाई वैल्यू पर, विच कैन लीड टू डैमेज फ्रॉम फायर। क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट पढ़ा ही सही अपन ने थोड़ी देर पहले। अब ज्यादा अगर करंट फ्लो हो रहा है, ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया है, तो क्या होगा? हीट भी ज्यादा बनेगी और उसकी वजह से क्या होता है? आपके वायर्स जल जाते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। और ये तो हमको पता ही है, इलेक्ट्रिक पोल से, बिजली के खंबे से तार आए, वायर्स आए, मीटर बॉक्स पे लगे, ये हमारा मेन फ्यूज बॉक्स लगा। फिर ये लाइव वायर है, 3 वायर हम इस्तेमाल करते हैं। एक लाइव वायर जो है रेड कलर का, एक अर्थ वायर जो है ग्रीन कलर का, और एक न्यूट्रल वायर जो रहेगा आपका ब्लैक कलर का। और ये सॉकेट और ये आपका अप्लायंसेस। ऐसे करके आपका काम चल जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 12। अब हम मिलेंगे इन सब के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।